नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि आदमी एक बार जीता है, एक बार मरता है, लेकिन हमारे देश में सिस्टम का भ्रष्टाचार कहता है कि व्यक्ति फाइलों में एक बार मरता है, फिर खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई में रोज मरता है। फिर लड़ते लड़ते जब उसी इंसान की फाइलों में जिंदा होने का दिन आता है, तब वही व्यक्ति सच में दम तोड़ देता है। तो बताइए, उसके मौत की तारीख आप क्या मानेंगे? फाइलों में भ्रष्टाचार के हाथों जब पहले मारा गया, या फिर जब असल में 6 साल बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हुई? संभव है कि आपको लगे कि यह कैसी भूल भुलैया जैसी बातें मैं आपसे कर रही हूं। यकीन मानिए, आपको गुस्सा आएगा, मन व्यथित होगा, आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन धैर्य के साथ इस रिपोर्ट को देखिए, जो उत्तर प्रदेश से आई है, जहां खुद के जिंदा होने का सबूत देने आए बुजुर्ग नागरिक ने सरकारी तहसील में दम तोड़ दिया। दुष्यंत कुमार ने लिखा था, वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। संविधान से मिले स्वतंत्रता से जीने के अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी हार गए एक नागरिक की ये कहानी है। जगह है धनघटा तहसील, जिला है संत कबीर नगर, प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कुर्सी पर एक बेजान पड़ा शरीर है। उस शरीर को देखती एक भीड़ है। वो शरीर जिसने खुद को सरकारी फाइल में जिंदा साबित करने की जंग लड़ी, लेकिन भ्रष्टाचार को हराने से पहले खिलाई गुप्ता जिंदगी की लड़ाई हार गए। घर वाले कहते हैं 80 साल के खिलाई गुप्ता की मृत्यु मंगलवार 15 नवंबर 2022 को हुई। सरकारी फाइल कहती रही खिलाई गुप्ता की मौत साल 2016 में हो चुकी थी। बस इसीलिए तहसीलदार से लेकर उप जिलाधिकारी तक के दफ्तरों में 6 साल तक चप्पल घिसते रहे खिलाई गुप्ता। हो सकता है आप कहें कहानी कुछ समझ नहीं आ रही, फिर से समझते हैं। संत कबीर नगर के एक निवासी का नाम खिलाई गुप्ता। 2016 में खिलाई गुप्ता के बड़े भाई फेराई गुप्ता की मौत होती है। दावा है सरकारी लेखपाल समेत तहसील के कर्मचारियों ने खेल कर दिया। फेराई की जगह जिंदा खिलाई को कागज पर मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, जिंदा खिलाई गुप्ता की संपत्ति को फर्जी वसीयत से पहले ही मर चुके फेराई की पत्नी और बेटों के नाम ट्रांसफर भी करा दिया। एक बार सरकारी पेपर पर मुर्दा घोषित हुए फेराई गुप्ता दावा है 2016 से तहसील दफ्तर के चक्कर खुद को जिंदा साबित करने के लिए काटते रहे। दावा है कि जिस दिन अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया कि अब तुम वापस जिंदा सरकारी कागज पर घोषित होने वाले हो, उसी दिन तहसील दफ्तर में ही फेराई गुप्ता सच में जिंदा नहीं रहे। सीवर साहब आए थे, सीवर साहब से भेंट किए थे। कुछ काम के खेत का डिवाइड ले वो सीवर साहब आज कहने रहे कि आ जाइएगा, आज आपका काम फाइनल हो जाएगा। लड़कों के नाम उनका वरासत कर दिए थे लेखपाल, उसी को के लिए वो दौड़ दौड़ के तहसील में आते थे। सीओ साहब बुलाए, कल आए तो कहे कि कल आइएगा। खुद दस्तखत वस्तखत करवाए थे, उसके बाद कहे कि कल आइएगा, आपका बयान लेके उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप नहीं आएंगे। तो आज वो आए, कचहरी में पहुंचते पहुंचते तो अंत हो गया। सरकारें 5 साल में पूरे प्रदेश देश की तस्वीर बदल देने का दावा करके वोट लेती हैं, और खिलाई गुप्ता संत कबीर नगर में भ्रष्टाचार की कलम से सरकारी कागज में मुर्दा कर दिए जाने के 6 साल बाद भी खुद को जिंदा साबित नहीं कर पाए। लड़ रहे थे बस, क्या कोई उनके लिए नहीं था? पंचायत सचिव होता है, प्रधान होता है, लेखपाल होता है, नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, लेकिन 6 साल तक कोई जिंदा रहते खिलाई को जिंदा साबित नहीं कर पाया। खुद के जिंदा होने की गवाही देने आते आते अब खिलाई गुप्ता की जान चली गई। धन्यवाद कहिए इस व्यवस्था का, जहां भ्रष्टाचार आपको जीते जी भूत बना देता है, और भूत खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई में सच में भूतकाल बन जाता है। हिंदू की मौत हो और आरोपी मुस्लिम हो तो दिल्ली तक प्रदर्शन होता है। मुस्लिम की मौत हो, आरोपी हिंदू हो तो मानवाधिकार की बातें होंगी। लेकिन गरीबी एक ऐसा धर्म है जिसके लिए ना कोई प्रदर्शन होता है, ना लड़ाई लड़ी जाती है, ना मानवाधिकार की बातें होती है। खिलाई गुप्ता ऐसे ही एक गरीब नागरिक थे। दूध पीने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती, लेकिन अगर नीति लागू करने वाली सरकारी नीयत की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो तो बच्चे स्कूल में दूध का पाउडर होने के बावजूद एक गिलास दूध के लिए तरसते। कहानी राजस्थान की है, जहां के स्कूलों में
पिछले 3 महीने से बच्चों को दूध देने वाली योजना का काम पूरा हो गया, लेकिन फिर योजना की शुरुआत करने में तारीख पे तारीख का खेल शुरू हो गया। दावों के अनुसार ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, बच्चे कुपोषण से त्रस्त हैं। बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने की महीनों से बनी हुई योजना है, लेकिन दूध देने की योजना शुरू करने की तारीख अब भी खोजना है। इसीलिए राजस्थान में बच्चे बच्चियां कहते हैं, सुन लो हे सरकार हमारी पुकार, दूध का पैकेट भिजवाया है तो दूध पीने की तारीख तय कर दो इस बार। और सब चाहते हैं कि दूध मिले सबको, सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं स्कूल के। 14 नवंबर को पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बाल गोपाल योजना, जिसके अंतर्गत सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाएंगे, वो योजना लॉन्च हो रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले व्यवस्था करनी पड़ती है, अब सब जगह दूध पहुंच गया है। 14 नवंबर से लॉन्च हो जाएगी। मंत्री जी 14 नवंबर को भी बीते हुए 4 दिन हो गए। 18 नवंबर को जब देश की जनता आज तक की दस्तक देती है रिपोर्ट देख रही, तब भी राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूलों में बच्चे थाली में खिचड़ी दाल खाते दिखते हैं, दूध का दाना नहीं दिखता, जो दूध शिक्षा मंत्री ने 14 नवंबर को देने का ऐलान कर दिया था। सारी स्कूलों में दूध पहुंचा नहीं था। जैसे ही हमको डेयरी वालों ने अभी 3 दिन पहले कहा कि अब सब जगह पहुंच गया है, मैंने 14 तारीख का समय ले लिया। 14 तारीख से योजना शुरू हो रही है। सवाल है फिर दूध है कहाँ? क्या दूध स्कूल तक नहीं पहुंचा? राजस्थान की विधानसभा के पास इस सरकारी स्कूल में अलमारी के भीतर ये कार्टन उसी दूध के पैकेट के हैं। सरकारी टीचर संवाददाता शरद कुमार को दूध के पैकेट एकदम सील बंद पड़े दिखाते हैं। जो दूध अब तक बच्चों को मिल जाना था, उनकी सेहत के लिए जो जरूरी था, वो डिब्बा अलमारी में बंद पड़ा सरकारी सेहत का ख्याल रख रहा है। ऐसा क्यों? सरकार की योजना है बाल गोपाल के नाम से, और ये दूध पाउडर के रूप में उपलब्ध करवाया गया आपकी बार, और ये दूध हमें 18 अक्टूबर को प्राप्त हुआ है। अभी बांटने के निर्देश हमें नहीं मिले। देखो अभी इस बारे में कोई निर्देश नहीं है हमको, भाई पहले दें या बाद में दें। जब निर्देश आएंगे ना उसके बाद में कार्रवाई होगी। इसीलिए अलमारी में वापस बच्चों के हक के दूध के पैकेट को रखकर कुंडी बंद कर दी जाती है। क्या ऐसा एक स्कूल की हालत है? नहीं। जयपुर के इस दूसरे स्कूल में संवाददाता शरद कुमार ने पूछा, बच्चे दूध पाते हैं क्या? जवाब में बच्चे और टीचर दोनों मिलकर पहले सीट हटाते हैं। फिर स्कूल की अलमारी तिजोरी की तरह खुलती है। अंदर से प्रदेश के बच्चों यानी बाल गोपालों के हक का दूध का पाउडर का पैकेट संजो कर रखा नजर आता है, जो अब तक बच्चे नहीं पाए। यहाँ से निकलकर आज तक संवाददाता और स्कूलों में सच की दस्तक देने पहुंचते हैं। क्यों? इस वजह को पहले नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत तय हुआ कि राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम दूध का पाउडर पानी में गर्म करके 150 मिलीलीटर दूध तैयार करके दिया जाएगा। क्लास 5 से 8 के बच्चों को 20 ग्राम दूध के पाउडर से 200 मिलीलीटर दूध तैयार करके स्कूल में दिया जाएगा। लेकिन जिस दूध के पैकेट से दूध पिलाकर बच्चों की हड्डियां मजबूत होनी थी, वो राजधानी में पूरी सरकार की नाक के नीचे बच्चों की आंखों के सामने मुंह चिढ़ाता है, इन्हें नहीं मिलता। तीसरे स्कूल में भी बंद पड़े सील एकदम 10 से ज्यादा कार्टन दिखते हैं। इन डिब्बों पर लिखा है, ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के दूध के पैकेट है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जुलाई 2018 में अपनी सरकार के जाते समय बच्चों को ताजा दूध पिलाने की योजना स्कूलों में शुरू की थी, मगर कोरोना काल में योजना बंद हो गई और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे पाउडर के रूप में दूध को स्कूलों में पिलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से देखा जा सकता है किस तरह से पाउडर जो हैं वो पहुंच गए हैं दूध के स्कूल में रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो वसुंधरा राजे की योजना थी ताजा दूध पिलाने की, जो गिलास में पिलाया जाता था स्कूल में, उसके बदले
पाउडर पिलाने की योजना शुरू हुई है। हालांकि 2 अक्टूबर को योजना शुरू होनी थी, मगर राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये फंसी रहेगी और अभी चुनाव प्रचार में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लिहाजा सारे स्कूलों में राजस्थान के दूध पहुंच गए हैं। कहीं अगस्त में पहुंच गए, कहीं सितंबर में पहुंच गए, कहीं अक्टूबर में पहुंच गए और इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरी झंडी का कि कब इन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। दूरपुर गांव में कुछ जगह दूध की सप्लाई नहीं हुई थी। ये कार्यक्रम एक साथ पूरे राजस्थान में शुरू होगा। अब 14 की जगह नहीं, समझ लो 1-2 दिन में, 4 दिन में, कभी भी जब हमारे को पूरा पता लग जाएगा कि पूरे राजस्थान में हर स्कूल में मिल्क पाउडर पहुंच गया है, तो हम निश्चित रूप से उसको तत्काल शुरू कर देंगे। पूरी तैयारी है। फिर 10 नवंबर को क्यों सारी तैयारी हो जाने के दावे शिक्षा मंत्री ने किए थे। अब मंत्री तो बच्चों को दूध देने में तारीख पर तारीख दे रहे हैं। वहाँ जयपुर से दौसा तक टीचर परेशान, कैसे दूध के पैकेट को योजना की शुरुआत तक संभाल कर रखें। तो सुरक्षित रखा हुआ है टेबल के ऊपर और उसको ढक के रखा हुआ है ताकि कोई मॉइस्चर या किसी तरह का कोई उसमें नुकसान ना हो। सुरक्षित रखा हुआ है। कुछ बताया कब तक आएगा? अभी कोई जानकारी नहीं। दौसा में तो गुरुजी दिन भर में कई बार अलमारी खोलकर यही देखते हैं कि दूध का पैकेट सुरक्षित रखा है ना। इस इंतजार में कि कभी तो वो शुभ घड़ी आएगी जब मुख्यमंत्री को वक्त मिलेगा, जयपुर से बच्चों को दूध देने की योजना का फीता कटेगा और तब तक दूध के पैकेट को सरकारी संपत्ति की तरह संभाल कर रखने का ग्रह भी कटेगा। कई स्कूलों में शिक्षक दूध का पैकेट सुरक्षित रख पाने की जगह न होने से कई स्कूल में तो शिक्षक स्कूल में कोई जगह दूध का पैकेट सुरक्षित रखने की जगह न पाने से लगता है नया बक्सा खरीद कर ले आए हैं। उनको लगभग 1.5 महीना हो गया करीब। हाँ, बंदरों का आतंक था, बंदर परेशान करते हैं, इसलिए उसको अंदर। दूध जिसे पिलाने से कहा जाता है कि हड्डियां बच्चों की मजबूत होगी, फिलहाल दूध के उन्हीं पैकेट को महीनों से सहेज कर रखने में शिक्षकों की कमर टेढ़ी हो रही है। शायद इसलिए क्योंकि नीति बनाकर उसे लागू करने वाली सरकारी नीयत की रीढ़ की हड्डी खुद सीधी नहीं होती, तो अब तक इन बच्चों के पास खाने के साथ दूध भी होता, जिसका पैकेट स्कूल की सरकारी अलमारी में अगस्त सितंबर महीने से लाकर रखा हुआ है, इस इंतजार में कि मुख्यमंत्री का समय मिलेगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और भ्रष्ट तंत्र का ही क्या नतीजा झेला है यूपी में स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी पुल ने, जो 292 करोड़ की लागत से बनता है। डिप्टी सीएम खुद उद्घाटन करते हैं, लेकिन 9 महीने में ही पुल पर दरार दिखने लगती। उत्तर प्रदेश का एक और पुल अब चर्चा में आया है। पुल जो स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी के नाम पर समर्पित किया गया। वो पुल जिसका उद्घाटन अपने क्षेत्र कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया। उसी पुल में उद्घाटन के कुल जमा 9 महीने के भीतर दरारें दिखने लगी। तकनीकी खराबी का दावा हुआ, आरोप लगा रेलिंग के बगल वाले एरिया में पुल पर ये दरारें आईं। पुल और सड़क को जोड़ने वाली जगह पर सड़क बैठी दिखी। अब सुनिए यह हालत किस पुल की हुई, जिसको बनाने में 292 करोड़ रुपए जनता के लग गए।
दावा होता है कि इससे प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के लोगों को फायदा होता, लेकिन 292 करोड़ के ब्रिज में 9 महीने के भीतर दरार आना क्या लापरवाही, करप्शन, घालमेल का सवाल नहीं उठाता? दरार भी आ गई है और धंस भी गई है रोड, ये कैसे हो गया? रोड धसी हुई है, पुल के बाद नई रोड बनी है और लोड गाड़ी निकलने से मिट्टी नीचे बैठ गई है। काहे के ओवरलोड है? बालू, मोरंग, ट्रक ओवरलोड निकलती हैं, इसीलिए बैठा है ये। अभी कितने दिन चालू हुए पुल को? अरे ज़्यादा से ज़्यादा इसको 8-9 महीने हुए चालू है। अच्छा, तो इसमें लापरवाही तो है ही है कि इतनी जल्दी धंस गई रोड। हाँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराने वाली विधायक पल्लवी पटेल ने ट्वीट करके आरोप लगाया। सीधे केशव प्रसाद का नाम लिया, कहा उत्तर प्रदेश में निर्माण और ठेका पट्टा में एक संगठित गिरोह सुनियोजित लूट करता है। जवाब में डिप्टी सीएम कहते हैं वो कुछ नहीं कहेंगे। ट्वीट किया है सर, उन्होंने कहा प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट घसोट गिरोह का सरगना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सर। इस पर मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता। फिलहाल 9 महीने में दरार आने की वजह से सवालों में घिरे पुल पर सीमेंट से दरारें छिपाकर विभाग ने अपने काम की तीसरी कर ली है। दावा है ये दलील भी सेतु निगम के अधिकारियों ने दे दी कि पुल पर दरारों के जिम्मेदार कोई लापरवाही या करप्शन नहीं, कुछ शरारती तत्व हैं। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आज फिर स्टिंग ऑपरेशन वाली सियासत हुई है। वीडियो बीजेपी ने जारी किया। आरोप अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता रिश्वत मांगने का लगाया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लगते आ रहे हैं। सवाल है कि इनकी कोई जांच भी होगी या सिर्फ बयानबाजी ही चलेगी। पर कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर कि केजरीवाल, मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में जितना खुद की कट्टर ईमानदारी वाली सियासत का दावा करती है, बीजेपी सवाल उठाती है। 1.5 महीने में पहले शराब घोटाले में पैसों को लेकर स्टिंग, फिर एमसीडी के टिकट बंटवारे में कैश की डील और अब जूनियर इंजीनियर से आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से रिश्वत मांगने का दावा करता स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बीजेपी ने जारी किया। बीजेपी की तरफ से आए वीडियो में दावा हुआ आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल ने जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी। सुबह बीजेपी की तरफ से फोड़े गए स्टिंग बम के बाद सामने आए मुकेश गोयल। दावा किया कि सब फर्जी है, वीडियो भी और बीजेपी का आरोप भी। कि मुकेश गोयल जी कमाल हैं, मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। मैं लगभग 35-40 वर्षों से दिल्ली की राजनीति में हूं और 25 वर्ष से मैं नगर निगम के अंदर हूं। मैंने विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है। मेरे ऊपर आज तक एक पैसे की उंगली नहीं उठी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज चुनाव के अंदर अपनी हार दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इस तरह से हम लोगों की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली की सियासत में पहले केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी पर 20-20 करोड़ में विधायक खरीदने के आरोप लगाए। बयानबाजी खूब हुई, मामला आया गया हो गया। अब बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो दिखाकर करप्शन का आरोप केजरीवाल की पार्टी पर लगाती है। इसमें भी क्या सिर्फ बयानबाजी ही होकर रहेगी या फिर कोई जांच भी होगी? अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब एक बड़ी खबर की दस्तक। इस दस्तक के इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को था। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम जिस तरीके से हार कर बाहर हुई, उसके बाद क्या एक्शन होगा तो देखिए एक्शन हुआ है। बीसीसीआई ने सख्ती की है और पूरी सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया है। चेतन शर्मा समेत पूरी सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त किया गया है और चीफ सिलेक्टर के लिए बीसीसीआई की तरफ से अब आवेदन किया गया है। एक्शन की मांग की जा रही थी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद किसी तरह से बीसीसीआई ये तो देखे कि भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर कैसे हो सकता है। तो ये कड़ा कदम और ये पहला कदम।
श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासा एक ही सवाल को मजबूत करता है, आखिर श्रद्धा आफ्ताब के जुल्म को सहन क्यों कर रही थी? श्रद्धा को जानने वाले हर शख्स, उनके दोस्त, परिवार और यहां तक कि डॉक्टर, सब श्रद्धा को एक मजबूत इरादों वाली और बोल्ड लड़की बताते हैं जिसे दबाना नामुमकिन था। फिर जिस लड़की ने अपने प्यार की खातिर घर बार छोड़ दिया, जिसने आफ्ताब के लिए परिवार से मुंह मोड़ लिया, वो श्रद्धा आफ्ताब के आगे कमजोर क्यों थी? क्यों वो बार बार आफ्ताब को मौके देना चाहती थी? क्यों श्रद्धा अपने साथ होने वाले जुल्म की दस्तक को सुन नहीं पाई? श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला कहते हैं कि आफ्ताब श्रद्धा को सिगरेट से जलाता था। श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय कहते हैं आफ्ताब ने श्रद्धा को कई बार मारने की कोशिश की। वो डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी, बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण कहते हैं कि उनकी दोस्त ने कहा था आफ्ताब मुझे मार देगा। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। श्रद्धा के डॉक्टर दावा करते हैं कि श्रद्धा ने आफ्ताब की जुल्म के बारे में बताया था। जैसे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि ये कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। बट इट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। श्रद्धा मर्डर केस में 3 दोस्त और एक डॉक्टर ने आफ्ताब के बारे में जो बताया, उसके आधार पर उसे आफ्ताब वैशी दरिंदा और हैवान था, जो इंसान के भेष में जानवर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बोल्ड और बहादुर कही जाने वाली श्रद्धा ये सब क्यों सहन कर रही थी? अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। सवाल यह है कि श्रद्धा आखिर क्यों बार बार खुद को दर्द देने वाले आफ्ताब को बचा रही थी? और दोस्तों ने जाके आफ्ताब को वार्न किया था कि हम लोग की तो चाहत ये थी कि आफ्ताब को तुरंत ही उसी वक्त जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उस वक्त श्रद्धा ने डिसीजन लिया कि उसको एक चांस दिया जाए। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। उसके पिता ने कहा कि वो आफ्ताब को छोड़ दे क्योंकि वो इस तरीके का बर्ताव उससे कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे पीट रहा है। उसके बाद भी श्रद्धा से आफ्ताब ने माफी मांगी और श्रद्धा आफ्ताब के पास वापस चली गई। इसी वजह से श्रद्धा के पिता विकास ने उससे बातचीत बंद कर दी। जिसने भी श्रद्धा से आफ्ताब को छोड़ने के लिए कहा, श्रद्धा उससे दूर हो गई। सवाल है क्यों? ये तस्वीर देखिए जिसमें आफ्ताब की दरिंदगी का हर ब्यौरा साफ साफ दर्ज है। सूजी आंख, नाक पर चोट, गाल पर खरोंच और गले पर चोट का निशान। ये तस्वीर श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्तों की हकीकत बयां कर रही है, जिसमें श्रद्धा तिल तिल करके मर रही थी। ये तस्वीर 2 साल पहले की है, जब आफ्ताब श्रद्धा को पीटा था। उसकी रूह को कभी न मिटने वाले जख्म दिए थे। इस मारपीट के बाद श्रद्धा को 3 दिन तक अस्पताल में गुजारने पड़े थे। आफ्ताब किस कदर हैवान बन गया था, गुस्से में सारी हदें तोड़ दिया करता था। इसकी गवाही प्रणव काबरा करते हैं, जिनसे श्रद्धा ने मदद मांगी थी
और आफ्ताब की ज्यादती के बारे में सब कुछ बताया था। I had received a call from her stating कि उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है फैमिली के अंदर। तो आई थॉट दैट्स वेरी कॉमन बिकॉज कोविड था और लॉकडाउन हो रखा था, तो आई थिंक फाइनेंशियल क्रंच वाज वेरी कॉमन दैट टाइम। ऐसे बातें हुई थी हमारी और मैं उनको बोला था कि आप अस्पताल आइए, हम आपको यहाँ इलाज करेंगे, हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कराएंगे एंड वो हिसाब से फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। श्रद्धा ने बताया था कि आफ्ताब की मारपीट से वो डिप्रेशन में है। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब बेहद हिंसक है, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है। श्रद्धा ने कहा कि वो मेरी जान ले सकता है, उसे बार बार गलतफहमी होती है और वो आपा खो देता है। श्रद्धा को अस्पताल जाने में हिचक होती थी। ये मेडिकल रिपोर्ट भी आफ्ताब की हकीकत को बेपर्दा करती है, जिसके मुताबिक 2020 में आफ्ताब श्रद्धा के साथ इतनी मारपीट की थी कि उसे 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। उसकी कमर में भारी दर्द था। शक था कि आफ्ताब की पिटाई से उसे चोट लगी है। इतनी आउटस्पोकन इंसान बिल्कुल सहम सी जाती थी आफ्ताब के प्रेजेंस में। तो आफ्ताब का क्या वो इम्पैक्ट था, वो शायद हमारे लिए राज ही रह गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा क्राइम सीन हुआ है वो कहीं ना कहीं बयां कर देता है अपने आप से कि आफ्ताब के इंटेंशंस क्या रहे होंगे। लव महज एक छोटा सा हिस्सा रहा होगा इस पूरे कथन का, और वाकई में आफ्ताब जिस तरीके से उसने मर्डर किया है, जिस तरीके से उसने टुकड़े किए हैं, जिस तरीके से उन्हें डिस्पोज ऑफ किया है, जिस तरीके से एविडेंसेस को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, वो एक पेशेवर ट्रेंड क्रिमिनल है। आफ्ताब श्रद्धा के साथ कितनी बुरी तरह मारपीट करता था, इसके सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं। दिसंबर 2020 की मेडिकल रिपोर्ट और श्रद्धा की तस्वीर की तरह अब श्रद्धा के टीम लीडर भी अहम जानकारियों के साथ सामने आए हैं। उन्होंने श्रद्धा के साथ 24 नवंबर 2020 की व्हाट्सएप चैट के बारे में बताया है, जिसमें वो बता रही हैं कि आफ्ताब ने उनके साथ मारपीट की, इसीलिए वो ऑफिस नहीं आ सकेंगी। मेरे साथ आफ्ताब ने मारपीट की है, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी। मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं ये भी आज तय करना चाहती हूँ कि आफ्ताब आज घर छोड़ दे। आज ऑफिस नहीं आने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। ये 2020 में इसकी श्रद्धा को काफी जमकर पीटा था, जिसके बाद श्रद्धा ने मदद मांगी थी अपने दोस्तों से और मुंबई के पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत भी दी गई थी, लेकिन वहां भी आफ्ताब पहुंचा, सुसाइड करने की धमकी दिया, उसके बाद माफी मांगा और उसके बाद किसी न किसी तरह से मामला सेटलमेंट हो गया। ये जो है और जिस तरह से श्रद्धा के साथ मारपीट होती थी, कहीं न कहीं उसी दौरान ने दस्तक दी थी, जिसको श्रद्धा ने, श्रद्धा के दोस्तों ने और श्रद्धा के परिवार वालों ने अनसुना कर दिया। आज श्रद्धा का हर दोस्त इसी मलाल में जी रहा है कि काश उन्होंने श्रद्धा को तब बचा लिया होता, लेकिन लौट फिरकर सवाल वही खड़ा होता है कि श्रद्धा इतनी मारपीट और जुल्म सहने के बावजूद आफ्ताब के साथ क्यों रह रही थी? आफ्ताब उसे क्यों मारता था? वो इतना दरिंदा क्यों हो जाता था? क्या आफ्ताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी आशंका उसके दोस्त भी जताते हैं। तो पहली ओर श्रद्धा बहुत ही ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग और एकदम आउटस्पोकन लड़की थी। उसको किसी बात का डर नहीं था, वो ब्लंट थी। उसको जो पसंद आ रहा है, जो चीज नहीं पसंद आ रहा है, वो बोलने की क्षमता रखती थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफ्ताब से डोमिनेटेड दिख रही थी? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। श्रद्धा वॉकर का व्हाट्सएप चैट हो या फिर चेहरा, हर चीज आफ्ताब की दरिंदगी के सबूत दे रही है। काश समय रहते श्रद्धा के दोस्तों और परिवार ने इस जुर्म की दस्तक को सुन लिया होता तो शायद ये जघन्य अपराध न होता। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करना हो, उसकी लाश के 35 टुकड़े कर देना, बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखना, रात के 2 बजे एक एक टुकड़े को लेकर जंगल में जाकर गाड़ देना, ये एक वहशी ही कर सकता था। आफ्ताब की दरिंदगी की जो कहानियां अब सामने आ रही हैं
वो दिल दहला देने वाली हैं। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब कभी पुलिस को कत्ल की वजह श्रद्धा की तरफ से शादी का दबाव बताता है, कभी वो पुलिस को कत्ल का कारण श्रद्धा के शक को ठहराता है, कभी वो पुलिस को ये बताता है कि पैसे की किल्लत की वजह से उनके बीच झगड़ा होता था। आफ्ताब पूनावाला का शातिराना अंदाज दिल्ली पुलिस की कल्पना से भी परे है। श्रद्धा की हत्या की साजिश उसने इतनी बारीकी से बनाई कि दिल्ली पुलिस को दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर होना पड़ा है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का असली चेहरा सामने आ रहा है, जो कितना खौफनाक है इसका अंदाजा अब तक किसी को नहीं था। श्रद्धा जिसने आफ्ताब के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, उस आफ्ताब ने उसके भरोसे को एक नहीं कई बार तोड़ा। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को डेटिंग एप्स पर लड़कियों से दोस्ती की सनक, इसी सनक में वो एक नहीं कई डेटिंग एप्स पर एक्टिव। अलग अलग डेटिंग ऐप के जरिए उसने कई गर्लफ्रेंड बना ली थी। डेटिंग ऐप पर इन लड़कियों से जुड़े रहने के लिए वो अलग अलग आईडी का इस्तेमाल करता था। इसके लिए उसने कई सिम कार्ड भी खरीदे थे। श्रद्धा हत्याकांड में हो रहे बड़े बड़े खुलासों के बीच अब दिल्ली पुलिस इस कोशिश में भी जुटी है कि वो आफ्ताब की फितरत को भी खंगाले और जिन भी लड़कियों से आफ्ताब बम्बल ऐप या फिर अन्य डेटिंग ऐप्स पर बात किया करता था, उन सभी तक पहुंचने के लिए अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द उन लड़कियों तक भी पहुंचकर उन लड़कियों के बयान दर्ज किए जा सके, ताकि पता चल सके कि फितरत आफ्ताब की क्या थी। क्योंकि इनमें से कई लड़कियां ऐसी भी थी जिन्हें आफ्ताब ने हत्या करने के बाद, यानी कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद अपने फ्लैट पर बुलाया था और उनके साथ समय बिताया था। तो ऐसे में पुलिस की ये भी कोशिश रहेगी कि उन सभी लड़कियों तक पुलिस पहुंचे, ताकि ये भी जानकारी मिल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी और लड़की के ऊपर भी हमला आफ्ताब ने किया या उनमें से किसी और की हत्या तक कर दी। श्रद्धा से भी आफ्ताब की दोस्ती बम्बल नाम की डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, लेकिन श्रद्धा अपना घर बार परिवार छोड़कर आफ्ताब के साथ रहने लगी। यही नहीं, मुंबई में घर लेने के लिए दोनों ने अपने आप को पति पत्नी के तौर पर दिखाया। यानी श्रद्धा जहाँ आफ्ताब के साथ जिंदगी जीने और परिवार को बढ़ाने के सपने देख रही थी, वहीं आफ्ताब डेटिंग ऐप्स के जरिए नई नई गर्लफ्रेंड बना रहा था। वो डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। तो मैं बोला अभी मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें क्या बोलते नहीं मेरे को दूर में, मैंने उसको पूछा भी घर पे चले जा, अपने बोलते घर पे नहीं जा सकती हूँ मैं। झगड़ा इस बात पे होता था, उसको गर्लफ्रेंड को लेके होता था। उसकी 2 से 3 गर्लफ्रेंड थी बाहर, उसके सिलसिले में उसका झगड़ा होते रहता था घर के, और उसको नशे में उसको हमेशा मारते रहता था। पुलिस को शक है कि 18 मई को जब आफ्ताब अपने लैपटॉप पर डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों की प्रोफाइल देख रहा था, उनके मैसेज का जवाब दे रहा था, तभी श्रद्धा ने उसे देखा और एक बार फिर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। इसी झगड़े के दौरान आफ्ताब ने पहले श्रद्धा की पिटाई की और फिर बिस्तर पर गिराकर उसका गला घोंट दिया। यही नहीं, पुलिस सूत्रों और कुछ पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब अपने फ्लैट पर अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। उस वक्त श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े फ्रिज में ही पड़े थे। कोई यार दोस्त, कोई महिला मित्र, कोई मिलने के लिए आया जिसको आपने देखा? उसी समय आए थे, जब वो आए थे तो 2 तो वो थे और 1 आध और आए थे, उन्हें को मैं जानता नहीं कौन है कौन नहीं है। आफ्ताब जितनी होशियारी से डेटिंग ऐप पर लड़कियों से दोस्ती करता था, अब उतनी ही चालाकी से दिल्ली पुलिस को झांसा दे रहा है। कत्ल करने के बाद जितनी हैवानियत से उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और फिर जिस सफाई से सबूतों को मिटाया, उससे पुलिस को शक है कि कहीं आफ्ताब सीरियल किलर तो नहीं है। आफ्ताब की फितरत को समझने के लिए दिल्ली पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब कई ऐसे डेटिंग एप्स पे एक्टिव थे और दूसरे लड़कियों को मैसेज भेजकर आकर्षित करते थे। हैरान करने वाली ये बात है कि जब इस घर में श्रद्धा की शरीर के वो टुकड़े मौजूद थे, उस वक्त भी आफ्ताब ने एक लड़की को यहाँ पे बुलाया और घंटों तक वो दोनों इस घर में मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा और आफ्ताब जब रिश्ते में थे, उस वक्त श्रद्धा को छोड़ के भी कई ऐसे और लड़कियां थी जिनके साथ आफ्ताब टच में थे। श्रद्धा के पहले भी आफ्ताब की कई ऐसे लड़कियों से दोस्ती हुई डेटिंग एप्स के जरिए, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी ये वजह थी कि
अन्य लड़कियों के साथ आफताब और जो बात करते थे वो श्रद्धा को पसंद नहीं था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच झगड़े होते रहे। लेकिन सबसे हैरान कर देनी बात यह है कि जब श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े इस घर में मौजूद थी, उस वक्त भी आफताब ने एक लड़की को डेटिंग ऐप के जरिए मिले और उसको इस घर में बुलाया। इसी तफ्तीश के दौरान अगर पुलिस का संपर्क आफताब की किसी गर्लफ्रेंड से होता है तो आफताब के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। श्रेया चटर्जी के साथ अक्षय डोंगरे, दिल्ली, आज तक। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।